जो आज मैं आपसे बात करूंगा इट मे चेंज आफ्टर 2-3 डिकेड्स। तो इसलिए हमारा तो ये है कि आपका तो पैशन होगा या आपकी एक विश होगी, हमारी तो ये एक नीड है। वी हैव टू अपडेट एंड अपग्रेड आवर नॉलेज। तो ये फिर आज जो टॉपिक हमने यहाँ पे रखा है, तो ये आप लोग जो है ना 90% तो आप लोग डील करते हैं फैमिली फिजिशियन। तो इसलिए फिर ये चीज़ एक ऐसी, अब हमारी तो पाकिस्तान में हाइपरटेंशन लीग है, साल में हमारी 2 दिन की वहाँ कॉन्फ्रेंस होती है, तो टॉपिक बहुत वास्ट है। आप सब लोगों का पाला पड़ता होगा इससे। तो आपके ज़हन में जो चीज़ें होंगी वो भी हम शेयर करेंगे, नॉलेज शेयर करना है हम सब ने। तो इन्होंने टॉपिक जो लिया हुआ है वो नहीं है तुम्हारा, ये हाइपरटेंशन है। अब ये अच्छा, ये एक है नॉर्मोटेंशन, एक है हाइपोटेंशन और एक है हाइपरटेंशन। तो जो हाइपोटेंशन है ना, व्हेन बीपी इज लेस देन 90/60 देन इट इज हाइपोटेंशन। और नॉर्मोटेंशन जो है वो हम आजकल जो ले रहे हैं ना, दैट इज 135/85। बिटवीन 90/60 एंड 135/85 इट इज ए नॉर्मोटेंशन विच इज डिजायर्ड बीपी फॉर हेल्दी लाइफ। और हाइपरटेंशन व्हेन इट इज मोर देन 140/90 देन इट इज हाइपरटेंशन। तो इसका ये है कि 90% हाइपरटेंशन पेशेंट जो है दे आर इडियोपैथिक। तो 10% आप डायग्नोज करते हैं, उसमें आपको निकल आएंगे कोई किडनी प्रॉब्लम, कोई सुप्रारेनल ग्लैंड्स, कोई फैमिली हिस्ट्री, कोई और मसले मसाइल। तो वो आप टेस्ट करेंगे, हो सकता है आपके सारे टेस्ट नॉर्मल आएँ, तो वो पेशेंट जो है वो हो सकता है वो इडियोपैथिक में आते हैं 90%। बट यू हैव टू कंट्रोल इट एंड कीप इट लेस देन 135/85। तो 135 सिस्टोलिक टू 139 इसको कहते हैं प्री हाइपरटेंशन, और 85 टू 89 इट इज प्री हाइपरटेंशन। डायस्टोलिक के लिए, वो सिस्टोलिक के लिए। व्हेन इट इज 140/90 इज डिक्लेयर्ड एज हाइपरटेंसिव। और इसकी पहले 3 हुआ करती थी इसकी डिवीजन। अब हमारे पास आजकल 1 और 2 आती हैं। 1 आप सिंपली कह लें 160/100 और बिटवीन 135/85 है तो उसको स्टेज 1, और व्हेन इट इज मोर देन 160/100 देन इट स्टेज 2। तो हमारे कुछ सीनियर जो दोस्त बैठे हैं, हम जब पढ़ा करते थे ना अर्ली 85 में, हमने जब की MBBS, तो उस वक्त ये होता था जी 100+ एज इस सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। हमारे प्रोफेसर हमें ये पढ़ाया करते थे। सपोज एक बुजुर्ग आता है, उसकी एज है 70, तो वो कहते हैं इसका नॉर्मल है 170 सिस्टोलिक। फिर ये वक्त साथ बदलते रहे और बदल के, तो अब आजकल जो है ना वो ये है, पहले 3 स्टेज होती थी, अब 2 पे आ गए हैं। और फिर उसके साथ इनकी जो इसकी जो भी आप चीज़ आप ब्लड प्रेशर की ले लेंगे, उसमें आपको फिर अच्छा खासा उसमें कई घंटे चाहिए। अब सपोज जैसे कितने के लोग हैं जो हाइपरटेंसिव जो है उनको पता है और कितने इलाज कराते हैं और कितने कंट्रोल हैं। अब आप ज़रा कैलकुलेट करें, 50% को तो पता ही नहीं, कितने बच गए? 50। अच्छा, 50% इलाज ही नहीं करवाते, कितने रह गए? 25। अच्छा, उनमें से 50% कंट्रोल ही नहीं होते, तो कितने रह गए? 12.5। ठीक है। अच्छा, उनमें से 12.5 में से 50% हम इलाज छोड़ देते हैं। तो ये है, ये स्टेटिस्टिक है यूरोपियन और अमेरिकन। वो हमारा पाकिस्तानियों का हमने एक दफ़ा किया था तो वो 3% बन रहा था। तो ये है स्टेट ऑफेयर। और फिर बुक्स में लिखा हुआ है कि 90% ऑफ द हाइपरटेंसिव आर सिम्टम फ्री। तो वो कहते हैं कि 10% को हेडेक होगी, वो मतलब अनईजी मूड उनका होगा और वो थोड़ा सा रेस्टलेस होंगे। तो 10% जो है ना वो आपके पास आते हैं विद कंप्लेंट्स। 90% को उदाहरण कुछ नहीं होता। हमारे पास ऐसे केस भी आए हुए हैं कि हमारा थर्मीटर शुरू होता है ना 300 से, तो वो 300 से आवाज़ आ रही होती, पता नहीं ऊपर 320 है, नीचे वाले 170 है, आराम से बैठे। तो वो तो कहते हैं 10% कम विद सिम्टम। लेकिन हमारा तो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि शायद 10% ज़्यादा हैं हमारे लोग, कोई 40 या इतने % होंगे। दे कम विद कंप्लेंट ऑफ हेडेक, लेथार्जी, वो कहते हैं काम करने को दिल नहीं करता, लड़ने को दिल करता है, ये वो इस तरह। तो वो फिर जिनको जो बीपी के साथ आते हैं ना, वी से देम और फिर कंप्लेंट कहते हैं दे आर लकी।
जिनको सर दर्द हो कुछ हो रहा है वो 160-70 हुआ, 100 हुआ, उस चक्कर में डॉक्टर के पास आ गए, ट्रीट हो गए। और जो इतना हाई लेके बैठे हैं, खुश बैठे, मुझे तो कुछ नहीं, वो अनलकी हैं, वो फिर आएंगे आपके साथ कॉम्प्लिकेशन के साथ, चाहे बिनाई उड़ गई, चाहे हार्ट अटैक हो, गुर्दे उड़ गए, कोई दिमाग की नाली लीक कर गई। तो ये इस तरह का है ये सिलसिला। इसमें ना उसने डिवाइड किया हाइपरटेंसिव को 2 ग्रुपों में। एक को उसने किया है जो जिनको सिर्फ हाइपरटेंशन है, और एक को उन्होंने डिवाइड किया है जो डायबिटिक भी हैं और किडनी डिजीज भी है। हाइपरटेंसिव आपके पास आ रहे हैं, उनमें से वो भी हैं कि उनको और कोई कंकोमिडेंट डिजीज नहीं, और एक वो हैं जिनके साथ दे आर आल्सो केस ऑफ डायबिटीज एंड क्रॉनिक रीनल डिजीज। तो इसमें जो आज का लेटेस्ट चल रहा है ना वो क्राइटेरिया, तो जो नॉर्मल विदाउट हाइपरटेंशन के अलावा उनको कुछ नहीं है, तो उसमें उन्होंने दिया हुआ है ये 60। पहले सबको कहते थे कि इनका बीपी जो है ना वो होना चाहिए लेस देन 140/90, लेकिन अब ये जो JNC है ना, जॉइंट नेशनल कमीशन, उन्होंने अब क्या किया है कि उन्होंने 60 ईयर से उसको थोड़ा सा डिफरेंस पैदा कर दिया है। जो जिनकी एज 60 से ज़्यादा है ना, उनको आपने 150/90 से ऑनवर्ड लेना है हाइपरटेंसिव, और जिनकी एज लेस देन 60 है उनको आपने 140/90 लेना है। पहले ये नहीं था, अब ये चंद सालों से हुआ है। अच्छा, और जो डायबिटिक हैं और साथ जो क्रॉनिक डिजीज है वो जो है ना वो 130/80 उसको हम रखते हैं 10 दर्जे नीचे। ये अभी चंद साल पहले तक था। अब अमेरिकन सोसाइटी ने अब ये कहा है कि उनको भी आप ले आए 140/90 तक, लेकिन उनको हम 130/80 तक रखते थे। तो ये उसने डिवीजन की हुई है। फिर इनके ट्रीटमेंट में आगे फ़र्क आ जाएगा। सपोज हम पहले वो ग्रुप ले लेते हैं जो डायबिटिक नहीं है और जिनकी किडनी ठीक है, उनको आपने बताया ना 60 से अबव है तो उनको हमने रखना है 150/90 से नीचे, और जो लेस देन 60 है उनको हमने रखना है 140/90 इससे नीचे। अच्छा, इसमें फिर उसने डिवाइड कर दिया है ब्लैक को और नॉन ब्लैक। ये एक अलग एक टॉपिक है कि जो रेस है ना ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये 4 में डिवाइड होती है। उसमें एक आते हैं ब्लैक, एक आते हैं वाइट, तो एक आते हैं येलो, एक आते हैं ब्राउन। आप लोग किस ग्रुप में हो? आप लोग ब्राउन में हो। ये एक अलग टॉपिक है, इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। चलो, तो ये जो ब्लैक उसने किया है ना, तो ब्लैक के लिए फर्स्ट लाइन ड्रग जो है ना वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। लेकिन जो बाकी है ना, जिसमें हम भी आते हैं, येलो भी आते हैं, वाइट भी आते हैं, उनके लिए ना ये रास सिस्टम से कंसर्न जो ड्रग है ना 2 हैं। एक ARB है और एक है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, और एक है ये ACS, ये कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर जो एंजियोटेंसिन है ना। ये 2 ड्रग जो है ना ये रास सिस्टम में इफेक्ट करती हैं किडनी पे। तो ये हमारे लिए ये है फर्स्ट लाइन ड्रग। कब तक? अप टिल द एज ऑफ 60 के बाद जो आपका भी बंदा आएगा ना उसको भी आपने फर्स्ट लाइन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देना है। मैंने अपना पॉइंट आप तक शायद कन्वे कर दिया है। अच्छा, उसके बाद वो आपने दी मोनोथेरापी में अगर आपको लग रहा है कि ये बात नहीं बन रही या मोनोथेरापी देने से साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो फिर आप कॉम्बिनेशन को दे दो। कॉम्बिनेशन के फेवर में आजकल ज़्यादातर लोग जा रहे हैं। पहले जब हम पढ़ा करते अब हमें कहा करते प्रोफेसर एक ड्रग जो है उसी को मैक्सिमम तक ले जाओ, तो वो जब मैक्सिमम पे न रिस्पॉन्स मिले तो फिर उसमें ऐड ऑन करो। लेकिन अब स्टडीज ने शो किया है कि उसको एंड तक नहीं ले जाना, क्योंकि उसके एक लिमिट से आगे उसकी रिस्पॉन्स भी कम हो जाती है और दूसरा साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो आप अगर कोई ऐसा कम्बिनेशन ढूंढते हैं जिसमें दोनों का साइनर्जिस्टिक इफेक्ट हो, रिस्पॉन्स बेहतर आए और वो एक दूसरे के साइड इफेक्ट को ना मास्क करें, तो वो साफ ज़ाहिर है वो बेहतर होंगे। तो इसलिए फिर ये आप इस कम्बिनेशन पे आ जाते हैं। तो वो जो AC इनहिबिटर ARBs हैं उनके साथ आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मिला लें। इधर उधर जो कालों में आपने दिया था कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, उसमें आप ARB या वो मिला लें, और फिर ज़रूरत पड़ती है तो डाययूरेटिक ऐड कर लें। उधर से जो वो आपके 2 थे ना, वो किडनी और वो डायबिटीज, उसमें वेदर दे आर ब्लैक और नॉन ब्लैक, उनमें आपने देना ही AC इनहिबिटर है या आपने ARB देना है। उसके बाद फिर अगर उस पर भी नहीं कंट्रोल होता तो फिर लेटर ऑन आप उसमें फिर कैल्शियम एंटागोनिस्ट भी मिलाएं। फिर आगे बढ़ती जाती है बात, कोई और ज़्यादा है रेजिस्टेंट है तो उसमें अब बीटा ब्लॉकर एक दौर था, आपको याद होगा मैं जब यहाँ पे आया था 96 में,
तो हमारे सीनियर बड़े मेहरबान अच्छे कुलीग डॉक्टर रऊफ साहब थे, और मैं बड़े अरसा तक देखता रहा हूँ, हर एक को टीनोलाल वो लिख दिया करते थे। तो वो एटीनोलाल को तो फिर बाद में अब जो है ना उन्होंने फर्स्ट लाइन ड्रग में से निकाल दिया है, बीटा ब्लॉकर को। तो अब ये वो हम तब देंगे बीटा ब्लॉकर जब हमने समझा कि हमने डायरेटिक भी दे दिया और रास सिस्टम इनहिबिटर भी दे दिए, ब्लॉकर दे दिए, कैल्शियम ड्रग्स दे दिए, उसके बावजूद स्टिल पेशेंट इज हाइपरटेंसिव, वी आर नॉट अचीविंग द गोल, फिर आप उसमें बीटा ब्लॉकर भी ऐड करेंगे। अब बीटा ब्लॉकर में एक छोटी सी बात ऐड कर दूं, अब ये जो एटीनोलाल है इसका इंट्रिंसिक सिम्प्टोमेटिक एक्टिविटी है, इसको तो आप नहीं पसंद करते देना, खास तौर पे जब अंजाइना साथ है तो आप फिर उसमें उस पेशेंट को आप देंगे, या उसको हाइपरथायराइडिज्म है उसमें आपको पैरा सिम्पथेटिक एक्टिविटी आपने कंट्रोल करनी है तो आपको बीटा ब्लॉकर की जरूरत है। साथ जरूरत नहीं को पेशेंट जो आया वो सिर्फ ही हाइपरटेंसिव, उसको कॉन्कमेंट डिजीज होती हैं और काफ़ी सारी, तो आपने हर एंगल से फिर उसको कंट्रोल करना है। तो वहाँ पर आप जो बीटा ब्लॉकर देंगे ना, तो अब ये जो आ गया ना दूसरे जो बाइसोप्रानोल, कार्बिडोलाल और ये डिफरेंट और हैं, इनके अंदर इंट्रिंसिक सिम्प्टोमेटिक एक्टिविटी नहीं है, तो ये आप साथ ऐड करते हैं। अब इसमें जो बीटा ब्लॉकर हैं तो अल्फा ब्लॉकर भी होते थे, अब तो खैर इतने यहाँ पे नहीं इस्तेमाल होते। फिर सेंट्रली एक्टिंग ड्रग्स में आपको इवन के बाद का सारा कम्बिनेशन दे के आपको एल्डोमेट डालनी पड़ती है, इतना बाद पेशेंट होते हैं हाइपरटेंसिव एल्डोमेट। फिर उसके इसको नीचे लाने के लिए भी ना आप यकदम नीचे लाएंगे तो उसको कोई उसकी जो हाइपोथैलेमस है वो तो उसको थर्मोस्टेट उस सेट की हुई है उन्होंने, फर्ज एक पेशेंट आता है 210/130, तो उसको आप अगर फर्ज के पहले दिन या 120/80 पे लाते हैं तो उसकी तो सारा वो कंट्रोल ही खत्म हो जाएगा, वो फेंट भी हो सकता है, उठ के खड़ा होगा, पसल हाइपोटेंशन, चक्कर, ये तो इसलिए बुक्स तो कहती हैं भाई 25 सिस्टोलिक और 10 डायस्टोलिक पर डे ग्रेजुअली रिड्यूस करें। तो इतने हाई को पहले तो आप लाएं ना 150-100 पे, उसको 2-4-5 दिन उस पर रखें, 110 नीचे वाला ऊपर वाला 170 ऊपर गया, आपने 300/170 वाले को शुरू किया मेडिसिन, तो ग्रेजुअली फिर उसको ले आएं ताकि वो उसको एडजस्ट कर जाए अपने नए बीपी पे। नए बीपी पे एडजस्ट करते हुए ना हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं पेशेंट्स को। इसको क्लियर करो है। अब ये इसमें ये है ना कि इसमें उसने यही किया है, ये हाइपरटेंशन के बारे में। अब ये क्लियर तो नहीं आ रही तुम्हारी स्लाइड, हाँ इसको नेक्स्ट करो। इसमें बातें वही हैं जो मैंने तकरीबन बताई हैं। मेरे में हाइपरटेंशन पेशेंट विद स्टेबल इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, तो इसमें जो है ना आपको बीपी भी है और साथ इसको इस्कीमिक हार्ट डिजीज है, तो आप साफ ज़ाहिर है इसमें आपने नाइट्रेट्स भी ऐड करनी है, बीटा ब्लॉकर करना है। अगर सपोज वो पेशेंट जो है ना दमे का है तो फिर आप बीटा ब्लॉकर ऐड करेंगे। फिर आप उसको हार्बेसर जो है वो फिनाइल अल्कलामाइन ग्रुप जो आता है, कैल्शियम के 3 ग्रुप है ना, तो वो आप उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसको फिर आपको जो साथ कंसर्न डिजीज है उसके लिए भी फिर आप करेंगे। तो इसमें साफ ज़ाहिर है यहाँ पर आपको बीटा ब्लॉकर भी देना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि बीटा ब्लॉकर जो है वो साथ एस्थमेटिक है या कोई ऐसी वजह हम नहीं दे सकते, तो फिर आप कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो दूसरा है जैसे हार्बेसर ग्रुप है तो उसकी तरफ आप जाएंगे। तो ये फिर आपने साथ उसको भी करना है। ये प्रेवलेंस की मैंने अभी आपसे बात की है और रूल ऑफ 50, तो उसमें भी ये वही आपको बताया ना, एडिक्वेटली कंट्रोल हुए 12.5 और इनमें से भी 50% ने छोड़ दिया। तो पेशेंट तो आपके ये हैं। और फिर वो एक और उनका हाँ मैं मसला फेस करता हूँ, आप लोगों को भी इसका पता होना चाहिए। तो वो कहते हैं हमारा तो ठीक हो गया था, तो उनको कंप्लेंट ज़ाहिर होती कोई नहीं, वो तो तब ठीक था जब दवाई उसने खा रहा था, उसका रहता है कोई 36 घंटे असर, मोस्टली जो आजकल ड्रग यूज़ हो रही हैं। तो उनको कहोगे जी वो तीसरे दिन बताओ कंट्रोल था कि नहीं, तो तीसरे दिन तो बड़ा हुआ होता है, और चुप करके फिरते रहते हैं, ज़ाहिर है उनको कुछ हो नहीं रहा। तो इसलिए फिर ये उनको समझाएं कि आपका जो बीपी है ना वो हमने कंट्रोल रखना है, लोएस्ट पॉसिबल ड्रग, बशर्ते के बीपी नॉर्मल रेंज में हो। हमारा टारगेट है बीपी नॉर्मल रेंज। अगर आप सपोज दवाई छोड़ते हो तो फिर उन्हें कहो कि उसके बगैर फिर बीपी कंट्रोल रखो। जब उसके बगैर बीपी नहीं कंट्रोल रहता देन यू हैव टू टेक मेडिसिन। तो ये भी एक बड़ा टॉपिक है। जैसे ये 12.5 आ रहा था ना, तो इसको आप 6 ही कर लें, इसमें से 50% छोड़ देते हैं।
नेक्स्ट, ये इन्होंने कंपैरिजन दिया है। इनका जो साल्ट है ना, ये लोसाल्टन, ये सबसे पहला ARB था जो आया था मार्केट में। फिर इसके ऊपर ज़्यादा वर्क हुआ, इसकी स्टडीज़ ज़्यादा हैं। फिर इसके जो मुख्तलिफ फंक्शन दिखाया गया है, इसका हाइपरटेंशन में भी रोल था, हार्ट फेलियर में हम देते हैं, नेफ्रोपैथी में देते हैं, और उसे स्ट्रोक में भी देते हैं, कार्डियोवास्कुलर रिडक्शन। ये मुख्तलिफ स्टडीज़ ने शो किया कि, और ये बाद में भी आते रहे, तो इनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ये जो ARBs है ना। तो इसमें एक चीज़ और आपको मैं बता दूं, इन स्लाइडों में वो नहीं है। ये आप ARBs जो है ना, ये किडनी प्रॉब्लम में फर्स्ट लाइन ड्रग है, लेकिन उसके लिए यू हैव टू बी विजिलेंट कि जो है ना सीरम क्रिएटिनिन, दैट शुड बी लेस देन 2। अगर लेस देन 2 है तो फिर दें, अगर मोर देन 2 है ना तो फिर आपको ARB वो आपने फिर उसके लिए आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा। अब ये वाले जो है ना, ये टेलमिसाल्टन वाले क्लेम करते हैं कि हमारा जो साल्ट है ये हम 3 तक भी दे देते हैं, लेकिन मोस्टली जो स्टडीज है ना उनमें यही है कि 2 तक ये सेफ है। अगर 2 से ज़्यादा में देंगे तो वो किडनी प्रॉब्लम जो है ना वो आपका एग्रावेट करेगा। नेक्स्ट, ये इसके मुख्तलिफ हैं। ये जो पीछे दिखाया गया कि बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, इनकी सॉल्युबिलिटी, हाफ लाइफ। अभी इसकी हाफ लाइफ ना लोसाल्टन की सबसे कम है, तो ये सबसे ज़्यादा इसकी जा रही है। टेलमिसाल्टन 24, ये इसका फिर 2-3 दिन इफेक्ट रहता है। ये जो डोज है ये आपकी 1 दिन में तकरीबन क्लियर हो जाती है। तो ये फिर इनके आपस के कंपैरिजन है मुख्तलिफ ड्रग्स के। आगे चलें, ये इनका जो इन्होंने बनाया है ना, तो इनके मुख्तलिफ वो हैं जो जब बेकिंग में इनके कुछ हैं वो पॉइंट जिसके साथ वो ड्रग जो है ना वो इतनी बेहतर बनती है। इनका जो प्लांट है उसमें ये फैक्टर्स हैं वो देखे जाते हैं ताकि उसकी लाइफ भी बढ़े और उसकी एफिकेसी भी, और कोई अनअवॉइडेबल माहौल में भी रखी जाए तो वो, ताकि ड्रग बाद में इफेक्टिव रहे। ये वो शो कर रहे हैं। आगे चलो, अब ये वो जो मैंने बताया ना रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम जो है, जिसके अंदर ARBs भी आते हैं और ये भी आते हैं दूसरे, ये रिसेप्टर ब्लॉकर भी। तो वो पिछली स्लाइड दिखाओ ना, तो इसमें उन्होंने ये दिखाया इनका हाइपरटेंशन, डायबिटीज में भी रोल है, वेस्कुलर डिजीज में भी है, स्ट्रोक में भी हम इनको दे सकते हैं, हार्ट फेलियर में भी इनका रोल है। तो ये सारा उन्होंने दिखाया हुआ है। ये आगे चलो, नेक्स्ट, ये मुख्तलिफ स्टडीज़ हुई हैं और इसमें मुख्तलिफ स्टडीज़ में जैसे ये लाइफ में इन्होंने अटीनोलाल के साथ कंपेयर किया, तो वो तो एक वादे डिफरेंस था अटीनोलाल से, वो बल्कि स्टडी बिफोर टाइम क्लोज हो गई। तो इसको सुपर आई था ARB को। अब ये दूसरा जो है रेनाल जो इनका है, ये एक स्टडी हुई है, इसको उन्होंने प्लासिबो में किया। इसमें भी एज ग्रुप 31 to 70 था। इसमें भी वादे उन्होंने देखा कि ये एंड पॉइंट जो था डिजीज़ का, किडनी का, नेफ्रोपैथी का था, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ था, उन सब में इसमें ये अपर एज रहा इस साल्ट को। फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन है, इसमें भी उसको अपर एज रहा। तो ये इन्होंने मतलब हार्ट फेलियर में इसको किया गया लोसाल्टन को, डोज थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो इन सब चीज़ों में ये देखा गया कि ये लोसाल्टन को प्लेसिबो के साथ भी इसका ठीक था, अटीनोलाल से मच बेटर था। और एज का भी जो था, आप वो जब फेलियर होता है तो उसमें आप फिर नहीं देखते कि एज इसकी कितनी है। जैसे वैसे नॉर्मल बताया था ना कि 55 to 60 के बाद आप इसको न दें, लेकिन जब हार्ट फेलियर है तो फिर उस सूरत में आपने ये देनी है। तो ये फिर मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं, ये अलग पूरी एक स्टडी है लंबी चौड़ी, तो उसमें फिर इनका रोल है, ये आप दे सकते हैं। ये भी वो 5 मेगा ट्रायल जो हो गए हैं, उसके अंदर जो पब्लिकेशन हो गई है 4500 और 12 मिलियन वर्ल्ड वाइड। तो इसमें भी ये कंफर्म्ड है कि ये जो ARB है इसका एक वाज़ेह रोल है इन मुख्तलिफ में स्टडीज़ में। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात इधर तो नहीं है, मैं वो बता दूं कि ये जो ARBs है ना और AC इन्हिबिटर, इनको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं यूज़ करना, दे हैव टेराटोजेनिक इफेक्ट। तो इसको जो है ना प्रेगनेंसी में जो फर्स्ट 69 डेज होते हैं ना, यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट। तो उसमें फिर वो ही सेंट्रली एक्टिंग ड्रग जो एल्डोमेट है
वो आप दे लेते हैं, या आप जो कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर आ गए हैं बाइसोप्रोलाल और इस तरह के, वो आप उनको दे लेते हैं, या उसके बावजूद भी बहुत इमरजेंसी है या मजबूरी है तो फिर आप उनको कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो है ना, ये नेफेडापीन और ये वाला साल्ट जो मिलाडेपीन, ये आप दे सकते हैं। तो ये दोनों ग्रुप जो है ना ये रास के, इनको आपने प्रेगनेंसी में नहीं यूज़ करना। ये भी एक पॉइंट ज़हन में आ गया। ये इन्होंने दिखाया है कि मुख्तलिफ जो इनके साल्ट हैं इसी ग्रुप के, तो उसमें दिखाया कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में इसको लोसार्टन को बेहतर रिस्पांस है, इसके मुकाबले में फिर वेलसार्टन ये आज दो साल्ट ये ज़्यादातर यूज़ होते हैं कम्बिनेशन में भी, दूसरे भी हो रहे हैं, तो इनको थोड़ा सा उन पे अपर है जाए। नेक्स्ट डायस्टोलिक में भी वही बात है, जैसे सिस्टोलिक में था इसमें भी ये है। अब ये एक स्टडी है लाइफ लोसार्टन इंटरवेंशन फॉर एंड पॉइंट रिडक्शन इन हाइपरटेंशन स्टडीज, इसको थोड़ा सा इसने एलेबोरेट किया। आगे चलो ज़रा, इसमें वो बता रहे हैं कि स्ट्रोक के अंदर जब आपने अटीनोलार लोसार्टन को यूज़ किया फॉर हाइपरटेंशन, तो उसमें उन्होंने बताया कि जो लोसार्टन को वादे उस पर अपर ही था इस स्टडी में। ये भी वही लोसार्टन और अटीनोलाल कम्बिनेशन है, तो इसको तो साफ जाहिर है कि लोसार्टन को अपर है जाए। उस पर चलें आगे। और ये जैसे बताया नेफ्रोपैथी और डायबिटीज, उसमें भी इनको जो ARBs को और AC डिप्टर को अपर है जाए बाकी ड्रग्स पे। नेक्स्ट, इनको तो जो डायबिटिक है उसको तो आपने फर्स्ट लाइन ड्रग में ये डालनी है, लेकिन अगर वो उस वक्त प्रेग्नेंट है तो उस वक्त फिर आपको वो चीज़ सोचनी पड़ेगी जो मैंने आपसे डिस्कस की है। ये भी मुख्तलिफ इन्होंने यही दिखाया है, इसके जो रिस्क रिडक्शन है, तो ये क्रिटिन वगैरह और ये उसकी जो एंड स्टेज रेनल डिजीज को डेथ है उसमें इसके साथ इम्प्रूवमेंट है, बेहतरी है इसमें इसके साथ। ये भी ठीक है। नेक्स्ट वही बात है फास्ट स्टेबलाइजेशन फॉर हार्ट फेलियर, इसमें भी इसको उस पर अपर है जाए। आगे चलें, ये भी वही चीज़ है, प्रोटीन यूरिया है। ये एक है माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, एक है मैक्रो, 300 माइक्रोग्राम से ऊपर जाता है मैक्रो में आ जाता है। तो ये एक स्टडी कंडक्ट हुई है कि जब आप इनको माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया के लिए फिर आपको अलहदा रिपोर्ट लेनी पड़ेगी, वो उसमें मैक्रो की अलहदा रिपोर्ट लेंगे। अगर मैक्रो की स्टेज पे आपने इसको शुरू कर दिया ना तो पेशेंट माइक्रो से मैक्रो में जाएगा ही नहीं। तो अगर आप डायबिटिक है और उस वक्त ज़हन में रख लें कि ये मैक्रो तो होगा ही हो, तो वो आप उसकी रिपोर्ट करवा लें ना एल्ब्यूमिन यूरिया की, तो वो माइक्रो की स्टेज पे आप कंट्रोल कर लेते हैं प्रोटीन यूरिया। जब वो मैक्रो में चला जाए ना 300 से ऊपर, तो फिर मुश्किल हो जाता है। ये भी एक इन्होंने शो किया हुआ है कि प्लेटलेट एग्रीगेशन में भी इनका रोल है। तो साफ जाहिर है फिर आप जब पेशेंट एक इस्कीमिक डिजीज का पेशेंट है तो उसमें फिर आपको इसकी भी ज़रूरत है प्लेटलेट, उसके लिए इसमें भी इसको अपर है जो इनहिबिशन करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन का। तो इसका मतलब है कि वो जो हार्ट पेशेंट है तो उसमें तो आपको देना ही देना है। तो बाद जगह डायबिटिक्स जैसे हैं उसमें उसको अगर हार्ट प्रॉब्लम नहीं भी है तो फिर भी आप उसको डिस्प्रिन या वो कहते हैं दो, या लिपिड लोअरिंग खास लिमिट नीचे रखो, तो फिर इसका आपको ये भी एडवांटेज हो गया। हाइपरटेंशन हाइपरटेंसिव पेशेंट। आगे चलें, इसमें भी वो यही कह रहा है कि ये 3 ड्रग उसने यूज़ किए हैं, थायराइड DR1 में, लोसार्टन है और ये इसकी। तो इसमें उन्होंने ये शो किया है कि इसको जो है ना इसके साथ ज़्यादा बेहतर जो है ना वो कंट्रोल है। ये हाइपरयूरिसीमिया भी बता रहे हैं कि ये हाइपरयूरिसीमिया भी कंट्रोल कर रहा है, तो वो प्लेटलेट का भी कर रहा है। ये एक्स्ट्रास इनके हैं मुख्तलिफ एडवांटेजेस। लेकिन साफ ज़ाहिर है जब आपका पेशेंट आएगा हाइपरयूरिसीमिया का तो आपको उसकी तरफ वैसे भी जाना पड़ेगा, उसकी जो ड्रग्स हैं उसको कम करने के लिए। लेकिन ये इसको चलो एक है थोड़ा बहुत। अच्छा, इसमें ये बता रहे हैं कि ये मुख्तलिफ वर्ल्ड में, चूँकि सबसे पहले ये आया था ये साल्ट मार्केट में, तो ये शुरू में फिर इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, ये 77% पे आ रही है 2018 में। बाकी जो थे वो फिर बाद में आते गए, फिर वो थोड़ा बहुत ले लिया। तो बाकी आने वालों में जो वेलसार्टन है ना उसने फिर आके इसको थोड़ा सा ना इसके मुकाबले में आया। आगे चलते जाएं, आगे यही स्लाइडें हैं कि ये शुरू से चूँकि पहला था साल्ट, तो इसलिए फिर इसकी ज़्यादा यूटिलिटी रही दुनिया में।
नेक्स्ट, ये भी वही चीज़ है, आगे चलो, फिर वक्त थोड़ा सा कम हुआ। नेक्स्ट, ठहरो 2 मिनट, ये भी वही चीज़ है, चलो ठीक है, उसका ज़्यादा इस्तेमाल बाद कम हुआ। नेक्स्ट, हाइपरटेंशन डिमांड डिफरेंट सोल्यूशन फॉर डिफरेंट। नेक्स्ट, अच्छा ये जो है ना, इसको थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करें। इसमें ये जो मुख्तलिफ हुई है ना, JNC 8 में भी ये चीज़ कन्फर्म हुई है, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी उसमें भी हुआ है। तो ये आप इसका ये है कि जब उन्होंने मोनोथेरेपी दी है, उसके साथ उन्होंने जब कंट्रोल करने की कोशिश की है, उसको कंपेयर कर रहे हैं कम्बिनेशन थेरापी, डुअल थेरापी के साथ। तो उसमें इन्होंने ये दिखाया है कि उसमें कार्डियक इवेंट भी कम हो गए हैं। जैसे उन्होंने मोनोथेरापी दी, तुम्हारे पास वो आज नहीं है ना, तो उससे बड़ा मसला आ रहा है। ये जो मोनोथेरापी कार्डियक इवेंट जो 29 था, ठीक है, वो 40% रिड्यूस हो गया जब डुअल थेरापी थी। और जो कार्डियोवैस्कुलर दूसरे इवेंट थे कार्डियक के अलावा, कोई CVA का केस हुआ, कोई किडनी हुई, कोई रेटिनोपैथी हुई, वो 40% थे 54%। तो इसमें ये आगे जो 2-4 स्लाइडें आएंगी उसमें ये बता रहा है कि मोनोथेरापी जब आप मैक्सिमम तक ले जाते हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना वो आना शुरू हो जाते हैं। जो डोज बढ़ती साइड इफेक्ट बढ़ते जाते हैं। जब आपने उसको डुअल थेरापी दी तो आपने उसको, जैसे आपने 5 एम्लोडिपिन उसको 10 करना है, अब 5 तक उतने उसके साइड इफेक्ट नहीं है जितने 10 पे होते हैं। तो उसने 5 पे रखा, BP नीचे लाने के लिए उसने 5 को 10 पे जाना था ना, तो वो उसने काम साथ ले लिया, इसका इस साल्ट का उन्होंने साथ ले लिया। अब वो कम्बिनेशन दिया तो उसमें अब एडीमा होता है एम्लोडिपिन में, और ये जो है ये एडीमा कंट्रोल करती है, तो इसने उसका साइड इफेक्ट भी कंट्रोल कर लिया, साइड इफेक्ट के साथ BP भी कंट्रोल हो गया। तो इस तरह करके फिर ये स्टडीज़ ने शो किया। अब ये कह रहा है कि अगर आपका जो टारगेट है उससे 20 सिस्टोलिक ज़्यादा है, 10 डायस्टोलिक ज़्यादा है, तो आप डुअल पे चले जाएं। ये स्लाइड का ये मतलब है। ये मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं जो की गई हैं, मल्टीपल एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट ये जो किए गए हैं, ये उसका बता रहा है। अच्छा ये स्लाइड पिछली बड़ी मज़ेदार है, पिछली निकालो ना, वो ये वाली, इसमें कलर नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। अब इसमें जो ग्रीन कलर है ना, ये जो भी ले लें आप, थाइजाइड के साथ ARB मिला लें, उसका कैल्शियम एंटागोनिस्ट मिला लें, AC इनहिबिटर मिला लें, इनका साइनर्जिस्टिक इफेक्ट है। जो ड्रग्स आपको ये ग्रीन के साथ नजर आ रही हैं। अच्छा ये नीचे इसने लिखा हुआ है कि ये ग्रीन कंटिन्यूस लाइन प्रेफर्ड, ये प्रेफर्ड है। ये डैश लाइन जो है ना, ये जो डैश लाइन है, इसमें आपको कोई फायदा नहीं है कम्बिनेशन देने का। यानी कि बीटा ब्लॉकर के साथ आपने अगर ये मिला दिया है तो बीटा ब्लॉकर और उनका आपस में साइनर्जिस्टिक इफेक्ट नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा जितना उनका वैसे होता है। तो जो ग्रीन लाइन में है ना, वो आपका साइनर्जिस्टिक है। और बाकी रह गया वो जो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर है, ये इसके साथ इसको मिलाओगे कैल्शियम एंटागोनिस्ट को तो उसका एनहांस कर जाएगा। कैल्शियम को AC के साथ मिलाओगे एनहांस कर जाएगा। उसको जो रिसेप्टर को जो है ना डायूरेटिक साथ मिलाओगे एनहांस कर जाएगा। लेकिन बाद औक़ात आपको बीटा ब्लॉकर देना पड़ जाता है। वही पेशेंट है, साथ उसको इस्कीमिया भी है, साथ हाइपरटेंसिव है, साथ उसका रेनल फेलियर भी आ रहा है, तो उस सूरत में आपको देना तो पड़ जाता है। लेकिन आपका प्रेफरेबल जो कम्बिनेशन है ना, वो आपका ये हो जो ग्रीन लाइंस में है। वो यही कह रहा है ना कि जब कम्बिनेशन देते हो तो कैन ऐड द डिजायरेबल इफेक्ट बट नॉट अनडिजायरेबल इफेक्ट। वो जो साइड इफेक्ट्स की थी ना अलहदा, जो एग्जेजरेशन आनी थी, वो आप पे वो उसमें सप्रेस हो गया, डिजायरेबल इफेक्ट आ गया। फिर जैसे ये ARB जो हैं और ACE हैं, ये हाइपरकलीमिया करते हैं। जब इनको आप मिलाएंगे डायूरेटिक के साथ तो वो आपका पोटाशियम लॉस करता है। तो इस कम्बिनेशन से ये भी हो गया कि हाइपरकलीमिया भी नहीं होगा और उनका साइनस इफेक्ट भी है और आप अपना टारगेट भी अचीव कर लेंगे। या आप सपोज पहले दे रहे थे, ये फीमेल्स में कैल्शियम एंटागोनिस्ट के साथ एडीमा ज़्यादा आता है। ये एमोडेप और ये जो एम्लोडिपिन और ये आप देते हैं ना,
इनके साथ फीमेल में ज़्यादा है, मेल में कम है, तो वो एडीमा एक अलग मसला है। बीपी कंट्रोल है जी, मेरे पैर सूज गए, तो उसमें जब आप ये कम्बिनेशन में देते हैं ना, तो ये जो इसका कम्बिनेशन है, तो एडीमा उसे एटीन्यूएशन होती है एडीमा की जब आप उसको रास के साथ मिलाते हैं। तो ये जैसे इनका आगे कम्बिनेशन है उसमें यही है, अम्लोडाइपिन के साथ इन्होंने वो मिलाया हुआ है, कोई डे में इन्होंने डायूरेटिक के साथ मिलाया हुआ है, और जो नेक्स्ट साल्ट है उसका तो वो है ये इनका डीओ में, इसमें इन्होंने वही किया है, अम्लोडाइपिन को मिला दिया लसाडन के साथ, और इसके साथ वो डबल फायदा हो गया, एडीमा भी ठीक हो जाएगा। तो अगर डायूरेटिक साथ देते हैं तो वो जो हाइपरकलीमिया होना है वो डायूरेसिस के साथ कैल्शियम निकल जाएगी, तो भी आपका वो भी ठीक रहेगा। नेक्स्ट ये मुख्तलिफ हैं सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के। साफ ज़ाहिर है जब उन्होंने अकेला साल्ट दिया तो उतनी अच्छी रिस्पांस नहीं थी, जब उनको मिलाया है तो वो उसके साथ बेहतर रिजल्ट आया। नेक्स्ट हाँ, ये भी वही बात है, ठीक है, हाई रिस्पांस रेट। ये इनकी आगे मेटाबॉलिज्म का है, जैसे ये मुख्तलिफ है, इनका रेनल एक्सक्रीशन भी है, थ्रू फीसिस भी है, लिवर की मेटाबॉलिज्म भी है, साइटोक्रोम P450 के थ्रू इनकी मेटाबॉलिज्म है, ये मुख्तलिफ की, ये इनके अब कुछ कम्बिनेशन है। इस कम्बिनेशन के साथ ये जो है अम्लोडाइपिन, ये भी लिवर में मेटाबोलाइज होता है, लेकिन 60% यूरिन एक्सक्रीशन है इसकी, ये इनकी मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया गया है। तो बाद औक़ात ऐसे होता है जैसे आप पेशेंट आपके पास आता है लिवर डिजीज़ का, आप उसमें आपने ये देखना है कि सपोज आप बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं, तो आपने देखना है कि बीटा ब्लॉकर की मेटाबॉलिज्म किधर से है, तो वो जो लिवर वाला होगा उसमें आप वो नहीं देंगे जिनकी मेटाबॉलिज्म जैसे पैरास्टामोल है, मेटाप्रोलॉल है, ठीक है ना, तो फिर उस दौरान आप सपोज अटीनोलॉल देंगे, अटीनोलॉल की सारी एक्सक्रीशन जो है वो थ्रू किडनी है, लेकिन अगर रेनल डिजीज़ का पेशेंट है तो उसको आपको देना पड़ गया, तो वहाँ पर अटीनोलॉल फिर ना दें, फिर उस आप मेटाप्रोलॉल दें, उसको आप पैरास्टामोल दें, और प्रोप्रानोलॉल वो उसको दें। तो फिर ये भी थोड़ा सा देखना पड़ता है कि कौन सी ड्रग जो है उसकी मेटाबॉलिज्म कहाँ है, मेरा पेशेंट कैसा है, इसका किडनी कैसा है, इसका लिवर कैसा है, तो उस हिसाब से फिर आपने डिसाइड करना है। आप उसको एक ड्रग दे देते हैं जो आगे किडनी से उसका रिलीज है, वो किडनी पेशेंट है, उसमें क्या होगा, वो जो ड्रग है वो उसके अंदर इकट्ठी होती जाएगी, और वो ड्रग इकट्ठी होके वो बहुत ज़्यादा अपना वो असर कर जाएगी। तो ये चीज़ें, अब आपका एक पेशेंट है सपोज डायबिटिक है, तो उसका डॉक्टर साहब उसकी शुगर जो है वो नॉर्मल होती जा रही है, इंसुलिन कम होती जा रही है, आप उसे कमेंट्स करें व्हाट इज दैट। एक पेशेंट आपका है डायबिटिक है, आप उसको इंसुलिन लगाते हैं, तो आपने देखा है कि उसके तो वो यूनिट जहाँ में 25 सुबह लगाता था 15 रात, तो वो तो हाइपो में जा रहा है, आप उसको करते हैं 15 कर देते हैं सुबह, 10 रात कर देते हैं। तो इज इट गुड न्यूज और नॉट, व्हाट इज दिस हैं? उनको आप मुबारक देंगे लवाकिन को कि माशाल्लाह आपका पेशेंट जो पहले 50 यूनिट पे कंट्रोल होता था अब ये 30 पे होने लग गया है। अक्सर आप उनको मुबारक देंगे या आप यू विल बी वरीड हैं? हफीज तुम बताओ क्या हुआ है, क्यों ऐसा हो रहा है? अच्छी खुशी की बात है। फौरन उसके किडनी असेस करो, उसका यूरिया किडनी कराओ, उसकी नेफ्रोपैथी से उसके किडनी अफेक्ट हो रहे हैं। वो जो आप पहले देते थे ना 25, वो पहले निकल जाते थे 12-14 घंटे में, डिपेंड करता है आर है NPH है कौन सी है, वो अब किडनी नहीं निकाल रहा, वो 25 वहीं घूम रहा है, उसमें से 10 निकाल 15 जी है, 25 आपने ओठों से वो बन गई 40, तो वो पेशेंट आपका चला गया हाइपोग्लाइसीमिया में। तो डायबिटिक का जब आया ना कि माशाल्लाह जी साडा मरीज था होने जड़े ना यूनिट ही घट गए, इधर आ जाकर आप यूरिया किडनी वो चढ़े हुए होते हैं। तो ये फिर सारी चीजें आपको वो सारी ज़हन में रखनी है। ये इनके कम्बिनेशन है, ये कोइजिडे में डायूरेटिक साथ है और ये इसकी अम्लोडाइपिन है साथ।
ठीक है, थैंक यू। अपने आप किस हद तक मैं कितना कुछ कन्वे कर सका हूँ अपनी फीलिंग दोस्तों को। थैंक यू, बड़ा मज़ा आया, बड़ा एंजॉय किया आप लोगों के साथ नॉलेज शेयरिंग में। और आप लोगों की लस्ट जो है ना नॉलेज के लिए, दैट्स गुड साइन, अच्छी बात है। इट्स शुड बी कंटिन्यू, इसका कोई एंड नहीं होता।